हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ में अभी तक ये 4 वीडियोस अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं आप देख सकते हैं। इन चारों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अभी ना, चाहे आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो केमिस्ट्री की फील्ड में, तो भी आपको ये वीडियोस देखनी चाहिए। जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो इंटरव्यू थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, और जो अभी सिर्फ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे नेट हो गया, गेट हो गया, जैम हो गया, अगर आप ये क्वेश्चंस देखोगे ना, आपको लगेगा कि जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे थियोरेटिकल क्वेश्चन से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जो हम प्रिपरेशन में पढ़ रहे होते हैं उनसे थोड़े से अलग होते हैं। इससे होता ये है कि हम ना क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचने का हमारा माइंडसेट चेंज होता है। तो जब आप रिविजन भी कर रहे होते हो या कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हो, आप ना थोड़ा अलग डायरेक्शन में सोच पाते हो। और ये मैंने ना खुद से अपने अंदर भी नोटिस किया है कि जब भी मैं, क्योंकि ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, इंटरेक्शन होती है फ्रेंड्स से या फिर स्टूडेंट्स से जिन्होंने इंटरव्यू दे रखा होता है, उनके क्वेश्चंस मैं सुनती हूँ और फिर ना आंसर्स तो मैं खुद ही अपने अकॉर्डिंग दे रही होती हूँ यहाँ पर। तो मुझे ना लगता है ऐसा कि थियोरेटिकली हम जब भी पढ़ रहे होते हैं उस तरह से हम नहीं सोचते, बट जब भी बात आती है इंटरव्यू के क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और जो आज वाली वीडियो है ना, इसमें हम टिफर के PhD इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। 4 ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ वीडियोज़। ये वाली आज वाली जो वीडियो है ना, टिफर वाली जो है, वो आज तक की मेरी सबसे फेवरेट वाली रहेगी, क्योंकि क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आपके लिए मैं एक सजेशन दे रही हूँ, अभी आप वीडियो देखना शुरू कर रहे हो, इसको सिंसियरली देखना और पहले सोचना कि जो भी क्वेश्चन आया है उसका आंसर अगर आपको देना होता, आप क्या आंसर करते, ठीक है। उसके बाद मैं अपने अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रही हूँ। अगर आपको लगे कि इस क्वेश्चन का इससे बेटर आंसर हो सकता है, या आप किसी और डायरेक्शन में अप्रोच करना स्टार्ट कर दो और चाहो अगर डिस्कस करना, तो हम कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी ना जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसमें एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि टिफर में जब इंटरव्यू होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, एक वाइट बोर्ड होता है और साथ में आपको मार्कर दे देते हैं। तो आपको जो भी एक्सप्लेन करना है आप वाइट बोर्ड पे लिख के एक्सप्लेन कर रहे होते हो, ठीक है। तो अब जिसका भी मैं इंटरव्यू शेयर कर रही हूँ, उनसे पूछा गया था कि आप किस टॉपिक पे इंटरव्यू देना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर ना सारे ही क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हैं। और ट्रस्ट मी, आपको ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं क्वेश्चंस। मतलब आपको लगेगा कि अच्छा ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि तो बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप देखना इसको। तो पता है क्या है, उन्होंने मुझे क्वेश्चंस बताए कि ऐसे ऐसे पूछे गए थे। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, बट क्वेश्चंस मैंने ट्राई किए सारे कवर करने के। ओके, तो सबसे पहले था कि आपको क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल रिएक्शन लिखना है और साथ में सेल रिप्रेजेंटेशन भी लिखनी है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन ना इस पूरे इंटरव्यू का सबसे टफ क्वेश्चन है। टफ एज इन जिसको आता होगा, जिसने पढ़ रखा होगा ना, सिर्फ वही बता पाएगा। कोई कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट लगा के आप कर दोगे या कोई माइंड पे कुछ प्रेशर डालना पड़ेगा। जिसने क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ रखा है वही इसको कर पाएगा। तो अगर हम बात करें सेल रिएक्शन की, तो आपको पता होगा कि जो क्वीन हाइड्रोन होता है वो बेसिकली क्या है, एक मोलिकुलर क्रिस्टल है। किससे बनता है? क्विनोन से और हाइड्रोकिनोन से। जब हम क्वीन हाइड्रोन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वो डिसोसिएट हो जाता है क्विनोन और हाइड्रोकिनोन में। तो अगर हम रिएक्शन लिखें यहाँ पर, तो ये अपने पास किनोन है, रिडक्शन वाली रिएक्शन है, और ये है हाइड्रोकिनोन। तो ये तो हो गई हाइड्रोकिनोन इलेक्ट्रोड की सेल रिएक्शन। इसको हम क्विनोन बोलते हैं, इसको हाइड्रोकिनोन बोलते हैं। ओके, इसके बाद बात यह है कि सेल रिप्रेजेंटेशन भी लिखनी है। तो ना ऐसे होता है कि अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो हम ये कह सकते हैं कि इसके साथ हमें कोई ना कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए होगी। तो इन जनरल हम ये बोल सकते हैं कि हम एनोड पे रखेंगे कोई ना कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और क्योंकि मैंने ये रिडक्शन वाली लिखी है सेल रिएक्शन, तो कैथोड पे मैं लिख दूंगी यहाँ पे क्वीन हाइड्रोन। यहाँ पे क्या है, क्विनोन को हम Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्वीन हाइड्रोन को हम QH2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। H2 ये वाले बेसिकली, ये डिफरेंस है इन दोनों में, है ना। इसको QH2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये क्या है, H+ है। तो यहाँ पर हम इस तरह से दिखा देते हैं H+ QH2। और साथ में क्या होगा, मेटल कौन सा होता है, गोल्ड होता है, Au, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जनरल रहती है सेल रिप्रेजेंटेशन। गाइस, एक और चीज़, अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने काफ़ी सारा कवर करवाया है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर, तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये है सॉल्ट ब्रिज की, ठीक है।
तो इस तरह से हमारे पास है। अब बात ये आती है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो बात ये है, वैसे यूज़ करने को तो हम अपनी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर लेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, लेकिन उसको यूज़ करना इतना कन्वीनियंट नहीं रहता है, क्योंकि क्या होता है वहाँ पर एक तो आपको जो गैस है उसका प्रेशर, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 बार मेंटेन करना होता है, और जो सोल्यूशन हम लेंगे HCl का उसको हमें 1 मोलर मेंटेन करना होता है। तो पहले तो ये दोनों मेंटेन करने पड़ेंगे और ऊपर से गैसेस को हैंडल करना डिफिकल्ट रहता है। इसीलिए यहाँ पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड में वैसे ले सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को भी, बट हम ये कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा कन्वीनियंट रहे लैब में यूज़ करना उसको, तो कैलेमल इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं। कैलेमल इलेक्ट्रोड को हम क्या ले लेंगे, एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले लेंगे। तो अगर मुझे पूरी ही सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी हो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ, तो फिर मैं कुछ इस तरह से लिखूंगी। कैलेमल इलेक्ट्रोड में क्या होता है, क्योंकि मैंने लिखा है यहाँ पर एनोड वाली साइड पे मतलब ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन के लिए हम लिख सकते हैं Hg2Cl2 या Hg + 2Cl- और यहाँ से मिलेगा Hg2Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास एनोड पे ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन ये रहेगी। तो अगर मैं इसको इंक्लूड करके यहाँ पे लिखूँ पूरी कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन, तो फिर हम ऐसे लिख देंगे Hg2Cl2 Cl- H + Q QH2 एंड देन Au। तो ये हो जाएगी हमारी कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना नहीं आता है तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें मैंने सिखाया है कैसे लिखते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व, ये हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन हो गई और सेल रिएक्शन हो गया। अगर आपको जानना है कि क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड को हम यूज़ क्यों करते हैं, तो इसका मेजर एक यूज़ रहता है जो कि होता है कि आपको सोल्यूशन का pH निकालना है। अगर आप किसी सोल्यूशन का pH निकालना चाहते हैं तो वहाँ पर हम क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड को यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। अगर हमें देखना हो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो बेसिकली इक्विपमेंट है एक, इसको हम बोलते हैं यू शेप्ड होता है, ये यू शेप्ड इक्विपमेंट है, यू शेप का होता है। तो आपने देखा होगा जब भी हम गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे होते हैं इन जनरल, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्ट ब्रिज को। तो ये यू शेप का एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि हम यूज़ करते हैं गैल्वेनिक सेल में। इसका यूज़ क्या होता है, क्यों लगा रहे होते हैं, हमें मेंटेन करनी होती है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, चार्ज को बैलेंस करने के लिए, या फिर आप ये कह लो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सॉल्ट ब्रिज। अगर डिटेल में देखना है, एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप आंसर कर ही लेंगे। अब नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। तो जनरली KNO3 या फिर NH4NO3 यूज़ करने को मिलते हैं। इनको यूज़ क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि एक ना बात ये होती है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है जिसको हम सॉल्ट ब्रिज में यूज़ कर रहे हैं, उसके जो आयंस हैं, कैटायन और अनायन जो हैं, उनका ट्रांसपोर्ट नंबर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट नंबर है K+ का, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ NO3- के। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ NH4+ अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है मतलब ऑलमोस्ट इक्वल होता है NO3- के, इसलिए जनरली हम ये यूज़ कर लेते हैं। ओके, अब इसके बाद से जो क्वेश्चन आएंगे ना, मतलब वो ऐसे वाले हैं कि आपको सोचना पड़ेगा। अब तक हमने ये 3 क्वेश्चन देखे हैं, तीनों के आंसर्स आपको हर बुक में देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पर अभी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला था, देखो मैं आपको बताती हूँ कि इंटरव्यू में किस तरह से चला था ये। उन्होंने बोला कि अगर हम आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रोवाइड कर दें इसी रूम में, तो क्या आप क्या आप हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हो। यहाँ पर जितना भी आपको आसपास जो भी दिख रहा है, हम आपको सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ला के देंगे, जितना भी मटेरियल आपको आसपास दिख रहा है रूम में, उसी से क्या आप हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हो। तो जिनका ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, उन्होंने देखा कि सामने वाटर बॉटल पड़ी हुई है, तो उन्होंने कहा कि सर यस, अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल ला के दे दोगे तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवा के हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करी जा सकती है। तो सेटअप हम देख लेते हैं किस तरह से होगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये हमने यहाँ पे बैटरी लगाई, लेट्स से ये ऐसे दिखाया इसको, इस तरह से। ये अपना एनोड है, ये कैथोड है। तो हम करवाना चाहते हैं क्या, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। वाटर है यहाँ पर,
तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल प्रोवाइड हो गई है, वाटर पड़ा हुआ था सामने, उसका अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। कैसे? देखो, जो वाटर है वो एनोड पे जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या मिलेगा? रिएक्शन क्या होती है? O2 + 4H + 4 इलेक्ट्रॉन्स। जो ये H+ है कैथोड पे जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई है। इस तरह से वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की जा सकती है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विल pH बी अफेक्टेड इफ एक्वस NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड? अगर हम एक्वस NaCl लेके उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या सोल्यूशन का pH कुछ चेंज होने वाला है, कुछ चेंज आएगा या फिर नहीं आएगा, वो बताना है। तो इसके लिए फिर से वही करना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो हमें यहाँ दिख ही रही है, इस तरह से क्या हमने यहाँ पे NaCl ले लिया है, एक्वस NaCl। एक्वस NaCl का मतलब है कि पानी है उसके अंदर, ठीक है, वाटर भी होगा साथ में, सिर्फ NaCl कंसीडर नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें एक्वस NaCl की, तो वहाँ पे आयंस कौन से होंगे? एक्वस NaCl, यहाँ पर जो एक्वस यानी कि वाटर है, H+ + OH- आएंगे यहाँ से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है वाटर, मैंने इसलिए इसको ऐसे कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करवाया। NaCl स्ट्रॉन्ग है, कम्प्लीटली डिसोसिएट करेगा, Na+ और Cl- हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कैथोड और एनोड की, ये अपना एनोड है और ये अपना कैथोड है, ठीक है, बाकी आप बना लेना ऐसे करके। तो अभी ना बात ये है, ये अपना एनोड है ना यहाँ पर, तो अनायंस जाएंगे इसके पास। अनायंस कौन से हैं? एक तो OH- है, एक Cl- है। इन दोनों में से कौन सा पहुँचेगा यहाँ पर? जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होती है वो Cl- की ज़्यादा होती है, तो मतलब Cl- जाएगा। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन। तो यहाँ पे तो Cl- ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे जाके, ऑक्सीडाइज यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसको ऐसे दिखा सकती हूँ, ये है ना, ओके। जो Cl- है वो तो चला गया यहाँ पर और वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। OH- अभी भी सोल्यूशन में ही है, उसको मैंने ऐसे दिखा दिया, OH- अभी भी सोल्यूशन में ही है। अब बात करते हैं कैटायन की, एक Na+ है, एक H+ है। H+ पहले हो जाएगा रिड्यूस, तो ये जाएगा कहाँ पर? ये जाएगा कैथोड पे, क्या होने के लिए? रिड्यूस होने के लिए। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो H+ इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी ऐसे। तो सॉल्यूशन में क्या बचा? Na+ है ना, जो ये अपना H+ था और Cl- था, ये तो जाके ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो गए। सॉल्यूशन में क्या बचा? Na+ और OH-। तो Na+ OH- क्या है? NaOH बेस है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? पहले तो सॉल्ट था ये, अभी क्या हो गया है? सॉल्यूशन कैसा रहेगा जब इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो जाएगी? बेसिक हो जाएगा, मतलब pH क्या करेगा? सॉल्यूशन का राइज करेगा। जितना भी पहले जो भी pH होगा NaCl सोल्यूशन का, उससे ज़्यादा ही होगा pH, क्योंकि बेसिक मीडियम आ गया है। तो हम ये कहेंगे कि जब भी एक्वस NaCl को हम इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं तो सोल्यूशन का pH इंक्रीज करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कैन वी डिस्टिंग्विश 1 मोलर NaCl एंड 1 मोलर KCl सोल्यूशन बाय इलेक्ट्रोलिसिस? अब इसके लिए भी हमें फिर से सेम सिचुएशन कंसीडर करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं 1 मोलर NaCl सोल्यूशन की, सोल्यूशन है वाटर में ही बना होगा, तो यहाँ पे फिर से वही वाली बात है, वाटर और NaCl आपको साथ में लेना पड़ेगा जब भी आप रिएक्शन लिखना स्टार्ट करोगे। ऐसे यहाँ पर भी ये भी क्या है? 1 मोलर KCl सोल्यूशन है, सो वाटर के साथ साथ KCl। यहाँ से अगर हम बात करें H+ और OH-, यहाँ से Na+ और Cl-, यहाँ से H+ OH- और KCl वाले केस में K+ Cl-, है ना। अब बात करते हैं पहले किसकी? कैथोड की बात कर लेते हैं, रिडक्शन होगा वहाँ पे। तो रिडक्शन वाले केस में H+ या फिर Na+ में से कोई जाएगा रिड्यूस होने के लिए। H+ पहले हो जाएगा, तो यहाँ से H+ जो है रिड्यूस होके हाइड्रोजन गैस, है ना। अगर बात करें आयंस की, OH- है, Cl- है, Cl- पहले पहुंच जाएगा क्या करने के लिए? ऑक्सीडाइज होने के लिए, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अगर यहाँ की बात करते हैं, H+ और K+ से पहले कौन जाएगा? H+ जाएगा, तो H+ इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया,
और ऐसे ही इन दोनों में से कौन, Cl माइनस, हाफ Cl 2 प्लस इलेक्ट्रॉन ये। तो बात ये है कि अगर हम इन दोनों ही सॉल्यूशंस के इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट देखें तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, और KCl वाले केस में भी हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ही प्रोड्यूस हो रही है। क्योंकि दोनों ही सॉल्यूशंस के इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट सेम हैं तो फिर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस से। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, पहले क्वेश्चन था डेनियल सेल का आपको सेटअप ड्रॉ करना है। मैंने जैसे बताया कि व्हाइट बोर्ड होता है, मार्कर आपके हाथ में होता है, आपको ड्रॉ करना होता है। तो हमें डेनियल सेल सेटअप करनी है। तो हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। ये अपना एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। यहाँ पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होगा, यहाँ पे अपना कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ये है कॉपर सल्फेट, फिर क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ये जिंक है और ये होगा ZnSO4। ठीक है, ये है ZnSO4। तो यहाँ पर हमें सेल तो सेटअप हो जाएगी ऐसे। क्या मिसिंग है, सॉल्ट ब्रिज मिसिंग है। इस तरह से हम एक जनरल सेटअप दिखा सकते हैं। तो अभी आगे बात ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, कैन एडिशन ऑफ शुगर अफेक्ट सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल। ये नॉर्मल सेल वर्क कर रही है, अगर हम इसके अंदर शुगर डाल दें, यहाँ भी डाल दी, मान लो यहाँ भी डाल दी, तो अब क्या सेल पोटेंशियल इफेक्ट होगी डेनियल सेल की, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले सेल पोटेंशियल का हम फॉर्मूला लेते हैं, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके अगर पहले मैं रिएक्शन लिखूं तो ये अपना कैथोड है और ये एनोड कंपार्टमेंट है, ये एनोड कंपार्टमेंट है, ये अपना कैथोड कंपार्टमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होती है, यानी कि जो कॉपर 2+ है सोल्यूशन में वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि जिंक क्या होगा, जिंक से बन जाएगा Zn2+, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बेसिक रिएक्शन। अगर मैं कंप्लीट रिएक्शन करूँ तो क्या होगा, जिंक प्लस कॉपर 2+ कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ प्लस कॉपर में, यही है। तो इसके लिए अगर हम लिखें सेल पोटेंशियल यानी कि ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, E0 सेल माइनस, अगर मैं मान लूँ कि ये रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पे ही हो रही है, सो 0.0591 अपॉन n कितना है, 2 है। ठीक है, एंड देन लॉग ऑफ, इधर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+। ये इक्वेशन हो गई। तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आयंस जो है, तो मतलब जो ये ई सेल की वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रही है, ये तो वैल्यू कांस्टेंट होगी E0 सेल की, तो टेम्परेचर पे। यहाँ पर आते हैं, इस वाले केस में कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन जितनी भी होगी और साथ में Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन जितनी होगी उन पे डिपेंड कर रही है ई सेल की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अब बोला गया है, पहले तो इतना था, अभी शुगर को ऐड करवा दिया इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, तो अभी क्या होगा, देखो शुगर जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, शुगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब डिसोसिएट नहीं होगी आयंस में, और जब तक आयंस नहीं आएंगे तब तक इक्वेशन में हमारी उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम नहीं लिखेंगे, है ना। तो शुगर क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वो डिसोसिएट नहीं होगी, इसीलिए ई सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके प्लेस पे अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देते, कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लेते, तो फिर वो उसको पक्का इफेक्ट करता। ठीक है, तो यहाँ पे शुगर यानी कि कोई भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला है ई सेल के ऊपर। फिर है डिवाइस टू चेक द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन चेक करने के लिए यहाँ पे ना डिवाइस लगाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एमीटर। यहाँ पर लगता है करंट की डायरेक्शन बताएगा, उसको बोलते हैं एमीटर। ओके, उसके बाद है इफ अ गैल्वेनिक सेल इज सेटअप एज यूजुअल बट नो करंट फ्लोज, व्हाट कैन यू कंक्लूड। एक सिंपल गैल्वेनिक सेल सेटअप करी गई, नॉर्मली करते हैं वैसे सेटअप करी गई है, लेकिन फिर भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं
जैसे नॉर्मली सेटअप होती है गैल्वेनिक सेल वैसे सेटअप कर दी गई है, बट स्टिल कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है? तो मुझे लग रहा है इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं ना, उनकी पोटेंशियल सेम है। हम यहाँ से मतलब मुझे ये लग रहा है कि इसका आंसर ये होगा कि अगर नॉर्मल सेटअप करने के बाद भी अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये हो सकता है कि जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी पोटेंशियल सेम हो। तो यहाँ पर मैं तो ये लिखूंगी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो सेम हो सकती है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम रहेगी तो भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स क्या होता है करंट फ्लो करने का? दोनों इलेक्ट्रोड्स में पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वजह से पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही सेम हो जाएगी तो फिर करंट फ्लो करने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ इतना ही करके बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर सेम है तो फिर हम नहीं कर सकते करंट फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, कैन वी इंक्रीज द रिडक्शन पोटेंशियल? मुझे लग रहा है शायद इसका आंसर यही होगा, तभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्या हम रिडक्शन पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं किसी इलेक्ट्रोड की? अब रिडक्शन पोटेंशियल की बात हुई है तो मैं ये मान लेती हूँ कि सपोज कर लेते हैं कोई अपना कोई भी, जैसे हमने लिखा ना कॉपर 2+ था, सपोज कॉपर 2+ था, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना रहा होता है। तो अगर मैं इस वाली हाफ सेल के लिए लिखना चाहूँ ई सेल की वैल्यू, तो हम ये लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ 1 कॉपर 2+। और हम ये चाहते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या बढ़ाई जा सकती है। तो इस वाले केस में अगर मैं ये कर दूं कि कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दूं, जो भी हाफ सेल सेटअप हुई है, अगर मैं कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दूं, अगर हम इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? 1 कॉपर 2+ डिक्रीज करेगा, यानी कि ये वाली लॉग की वैल्यू डिक्रीज करेगी। दैट मीन्स ये इंटायर वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो ये पूरी वैल्यू डिक्रीज करेगी। सही है। और ई सेल कैसे आ रहा है? ई सेल आ रहा है ई नोट सेल में से इसको माइनस करके। सपोज करो कि पहले ई नोट सेल तो अपना फिक्स्ड है, पहले मान लेते कि -10 हो रहा था यहाँ पर। अब हम ये कह रहे हैं कि कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से ये ओवरऑल टर्म डिक्रीज कर रही है। मान लो अभी कितनी हो गई? 9 हो गई सपोज। तो भी क्या होगा? ये वाली तो बढ़ गई ना, क्योंकि जैसे सपोज करो ये 50 कितना होगा, इसको मान लेते हैं 12 मान लेते हैं फिलहाल के लिए। मैं कुछ भी रैंडम वैल्यूज ले सब समझाने के लिए। मान लो ये 12 है तो 12 यहाँ पर भी रहेगा। 12 - 10 2 था, 12 - 9 3 होता है। तो सेल पोटेंशियल बढ़ गई ना ऐसे करके। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर हाफ सेल जो हमने ली है उसकी हमने पोटेंशियल बढ़ा दी। इस तरह से हम कर सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो हो जाएगा काम। ओके, जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें ना मैं आपको बताती हूँ पूरा एक्चुअल में हुआ कैसे था। उनको ना, जिनका ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस, उन्हें पूरी स्टोरी सुनाई गई थी कि उनको बताया गया कि जिस रूम में अभी हम बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके साइड वाला रूम जो है उसमें बेसिकली इंटरव्यूज़ होते थे बट अभी नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्योंकि वहाँ पे ना एसी और फ़ैन ख़राब हो गया है, तो हम वहाँ बैठ के नहीं ले रहे इंटरव्यू, इसलिए यहाँ पर ले रहे हैं। अब सपोज़ करो आपको सेल पोटेंशियल निकालनी है। हमारे पास दोनों के पास क्या है? सेम गैल्वेनिक सेल है। आप भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हम भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बस डिफरेंस ये है कि हम इस वाले रूम में बैठ के कर रहे हैं और आप उस वाले रूम में बैठ के कर रहे हो। तो क्या हमारी सेल पोटेंशियल जो हम निकालेंगे, क्या उसमें कोई डिफरेंस आएगा? तो मुझे ये लग रहा है कि शायद उन्होंने ऐसे बताया, तो उसका मतलब यही होगा कि वो बताना चाह रहे हैं कि जिस रूम में भी बैठे हुए हैं वहाँ पे एसी चल रहा है, मतलब टेम्परेचर कम है ना। तो एसी वाले रूम में क्या होने वाला है? रूम टेम्परेचर कम होगा। और किसी ऐसे रूम में जिसमें एसी नहीं है, फ़ैन नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं कि विदाउट एसी विदाउट फ़ैन वाले रूम में लेट्स से 27 डिग्री सेल्सियस है, एसी वाले रूम में हो सकता है 20 या 22 डिग्री सेल्सियस हो। तो मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस दिख रहा है। तो हम ये लिखते हैं कि जो ई सेल होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT/NF ln ऑफ जो भी आयंस। बात किसके? टेम्परेचर की यहाँ पर। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर सेल पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज होगी। अगर आप सेम सेल लेके वर्क करवा रहे हो, सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सारी कॉन्सेंट्रेशन सब कुछ अगर सेम है, लेकिन अगर टेम्परेचर अलग अलग है तो फिर ई सेल की वैल्यू भी चेंज होगी। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को सेम रख लेते हो, टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पूरी टर्म बढ़ेगी।
ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल जैसे हमने पहले करके देखा है। इस बार टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये पूरी टर्म इंक्रीज कर रही है। तो सपोज ये 12 है, पहले 12 - 10 था, अभी 12 - 11 हो गया है, तो वैल्यू डिक्रीज करेगी ना। तो जिस रूम में AC लगा हुआ है, टेम्परेचर कम है, वहाँ पे सेल पोटेंशियल की वैल्यू कम आएगी। नहीं, वहाँ पे एक सेकेंड, टेम्परेचर बढ़ने से वैल्यू कम हो रही है ना, तो टेम्परेचर जहाँ पे कम है वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा आएगी, और जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे कम आएगी। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो ये था टिफ़र का इंटरव्यू। जिनका भी मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ उनसे ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंटरव्यू क्वेश्चंस मुझे तो बहुत ही मस्त लगे, मतलब थोड़ा सा अलग है ना, होता है ना, माइंड सेट थोड़ा चेंज हो रहा है कि अच्छा इस वाले टॉपिक से ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बाकी आप बताना आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आते थे, और जो आंसर मैंने किया है आप कितनों से एग्री कर रहे हो, कितने आपको लग रहा है कि नहीं इससे बेटर आंसर हो सकता है, तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं साथ में। और गाइस एक और चीज़, मुझे पता है इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ आप काफ़ी पसंद कर रहे हो ये वाली, लेकिन इसमें वीडियोस कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जब आप कुछ मुझे शेयर करोगे मुझसे, मैं तभी तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स और बाकी मेरे एक्सपीरियंस तो एक लिमिट होती है उसकी, तो वो तो अभी ख़त्म हो गए हैं। तो अगर आप में से कोई शेयर करना चाहे कि उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया हो, कोई PhD वाला, कोई भी किसी भी एग्जाम का, बस केमिस्ट्री के फील्ड का हो, कैसा भी इंटरव्यू, नीचे से लेके ऊपर वाले लेवल कोई भी चलेगा, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे शेयर करना चाहो तो जे केमिस्ट्री की जो ऑफिशियल ID है मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, jchemistry 001 jchemistry001@gmail.com। तो इस पे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, उसको मैं वीडियो की फॉर्म में बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचा दूंगी। ठीक है, सो आई होप ये वाली वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, मज़ा आया होगा। और अगर आप ये वाली वीडियो किसी इंटरव्यू से पहले देख रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।